अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ये हमारा साल का आखिरी प्रोग्राम है। 2023 का जब आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान के पास एक नया आर्मी चीफ आ चुके थे। इसके साथ साथ मई के महीने में हमने 9 मई का वाक़या देखा, जिसने पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करके रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब इसी साल गिरफ्तार हुए और इसी साल नवाज शरीफ, जो पिछले कई सालों से जिलावतन थे, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, उनकी पाकिस्तान वापसी होती है। वो इलेक्शन जो साल 2023 में होने थे वो ना हो सके और अब ये इलेक्शन अगले साल 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होने जा रहे हैं। इस साल में पाकिस्तान ने एक नए चीफ जस्टिस को भी देखा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने मनसब को संभाला और उसके बाद कानूनी मामला भी बड़ी तेजी से आगे चलना शुरू हुए। 2023 तो खत्म हो गया, लेकिन 2024 क्या लेकर आएगा पाकिस्तानियों के लिए? क्या पाकिस्तानियों की किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी? दो इंतहाई सीनियर तज्जियाकार आज हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं गरीदा फारूकी साहिबा, जो तज्जियाकार भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, और इसके साथ साथ इरशाद भट्टी साहब, जो सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब, अगर आपसे खुलासा लेना चाहूँ, कैसा रहा 2023? आप इसको किस तरह समअप करेंगे? 2023 आवाम के लिए बहुत बुरा रहा, मुल्क के लिए बड़ा बुरा रहा। मीर जाफ़र, मीर सादक एक बयानिया हिट, सुपर हिट बयानिया, साजिश रजीम और साजिश मुदाखलत रजीम चेंज बयानिया। उसके बाद 9 मई जो पाकिस्तान का 9/11 हुआ, जो पाकिस्तान का एक स्याह तरीन बाब था, वो हुआ, और जो कभी नहीं पहले हुआ वो हुआ। उसके बाद 9 मई के बाद इमरान खान की गिरफ़्तारी, और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ पर जो मुश्किल वक्त जिस तरह जो आज तक है वो, और दूसरी तरफ एक वापसी हुई बादशाह सलामत की चौथी मरतबा ताजपोशी के लिए, और वो वापसी भी ऐसी वापसी थी कि 75 साल तारीख़ में ऐसी रिस्क फ्री, गारंटियों भरी और अनोखे रिलीफ भरी वापसी कभी भी नहीं देखी गई। और जिस मज़का खेज़ और भोंडे अंदाज में अदलिया ने उनको रिलीफ दिया, वो भी एक अफसोसनाक बाब है। और इस सारे चक्कर में आप 16 महीने की PDM हुकूमत को ना भूल जाइए, जो 75 साल तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत साबित हुई, जिसने रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड गुर्बत, रिकॉर्ड बेरोज़गारी में कौम को धकेल दिया, और जो आई इस वादे के साथ थी कि ये इमरान खान नाहिल है, निकम्मा है, हम हैं तजर्बाकार, हम हैं अरस्तू, सारे मसाइल का हल हमारे पास है। और पूरी की पूरी सारी की सारी सियासत एक तरफ थी सिवाय तहरीक इंसाफ के, और इतना डिज़ास्टर हुआ कि जिसके कोई मिसाल नहीं मिलती। आज इतनी बुरी हुकूमत थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिसको लंदन में बैठ के नवाज शरीफ चला रहे थे, उसको नवाज शरीफ और मरियम नवाज ओन नहीं करते। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी बुरी हुकूमत थी। इतनी बुरी हुकूमत थी कि बिलावल भुट्टो उस हुकूमत को ओन करने से कतरा रहे हैं। इतनी बुरी हुकूमत थी कि नून लीग जो है वो बिलावल पे भी डालती है, और पीपल्स पार्टी की भी, कि आप भी हमारे साथ थे इन बुरे फैसलों में, इन बुरे चीज़ों में। और इतनी बदतरीन हुकूमत भुगताई इन्होंने, और शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस हवा हो गई, मजाक बनी। और इसके अलावा इसहाक डार बाबा मईशत मजाक हो गया, और नवाज शरीफ साहब की तजर्बा का टीम हवा हो गई, एक जरदारी सब पे भारी हवा हो गए, मौलाना साहब की फूंकें हवा हो गई। और फिर इसके बाद आप ये मत भूलिएगा कि इस साल 2 NRO मिले हैं, और दोनों इस साल NRO, एक जो PDM हुकूमत ने खुद को खुद NRO दिया, और नैब तरामीम, और उसके बाद मन मर्जी की कवानीन साजियाँ, मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रख कर फुल स्टाफ काम में बदले नैब के। और फिर उसके बाद दूसरा NRO मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिला, जो वो वापस आए। तो 2 NRO इसमें भी है। फिर इसमें ये मत भूलिएगा कि खारजा सतह पे ये मुल्क और तनाव हुआ, दाखिली सतह पर एक मरतबा फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया। और ये भी मत भूलिएगा कि साल के मिड के बाद आर्मी ने 3 ऐसे काम किए या वो करने की कोशिश कर रही है जिससे थोड़ी सी कोई होप मिलती है। एक क्रैकडाउन माफियाज के खिलाफ, एक बिजनेस फैसिलिटेशन काउंसिल और सरमायाकारी की कोशिश, और तीसरा जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की मुकीम है। और इससे भी आगे आइएगा कि इस साल में एहतसाब मजाक बना, गाली बना, और सारी रही सही कसर भी निकल गई इसकी। और जिस भोंडे तरीके से, जिस मज़ाक़ खेज़ तरीके से, जिस टॉम एंड जेरी तरीके से
पहलों को साफ किया गया, लॉन्ड्री लगाई गई और अगलों को उसमें पे मुकदमे बनाए गए, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। ठीक। और अगर इसको 9 मई के बस आखिरी चंद जुमले, 9 मई के हवाले से अगर आप इसको देखें तो बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई हो सकती हैं कि 200 मकामात पर हमले और शोदा भी नहीं बख्शे गए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत सारी चीज़ें नई भी हुई, जैसे सियासतदानों के मुंह पर कपड़े डाले गए, हथकड़ियाँ, क्रैकडाउन, छापे, तशद्दद, मार कुटाइयाँ, फेंटियाँ, रैलियाँ, जलूस, जलसे, बेडरूमों तक पहुँचना, इंसानी हकूक़ की पामाली, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ की पामाली, ये पहले भी होता रहा है, इसमें कोई, लेकिन जितना इस एक साल में हुआ वो भी कमाल है। और फिर कह रहा हूं कि अगर जब इसको 9 मई के साथ जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि जब आप फौज पर हमला करेंगे तो रद्द अमल के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। गरीदा फारूकी साहब, आपकी क्या राय है? 2023 कैसा गुजरा है पाकिस्तान को, इसको किस तरह वैल्यूएट करती हैं आप? थैंक यू वेरी मच मंसूर अली खान साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। और आपने ये सवाल किया है कि 2023 कैसा रहा, तो अगला सवाल आप करेंगे 2024 कैसा रहा। इरशाद भट्टी साहब ने उसको सम अप तो कर दिया है, इसमें कोई नई चीजें नहीं है ऐड अप करने के लिए, लेकिन जरा सा मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा कुछ क्योंकि शेर व शायरी का मुझे शौक भी है, तो जरा शायराना अंदाज में आपके क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। मिर्जा गालिब ने कहा था आज से कई 100 साल पहले के, देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो यहाँ पर बरहमन, अच्छा इसके कोई 80-90 साल के बाद अहमद फराज साहब ने फिर कहा कि ना शबो रोज ही बदले हैं ना हाल अच्छा है, किस बरहमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है। अच्छा, उसी दौरानिये में कतील शिफाई साहब भी अहमद फराज साहब के हम असर ही हैं, वो उन्होंने कहा कि जिस बरहमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में। तो ये साल कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरह रहेगा, अहमद फराज साहब ने मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक कह दिया था कि ना शब रोज ही बदले हैं ना हाल अच्छा है। और जो ब्राह्मण की तकरार हो रही है, इस ब्राह्मण को आप अशराफिया से मिला सकते हैं, वो अशराफिया कोई भी हो सकती है। हमेशा पाकिस्तान के अवाम को बताती रहती है कि जी ये साल बहुत अच्छा है, ये साल बहुत अच्छा है, ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो आप सुन रहे हैं हमारी अशराफिया के स्लोगन्स कि 2024 तो ऐसा हो जाएगा कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो ये वो हमारी ब्राह्मण अशराफिया है जो हर इलेक्शन के मौके पे, हर नए साल के मौके पे अवाम को इस तरह की गोलियां, ये बड़े गोलीबाज किस्म के ब्राह्मण हैं, गोलीबाज किस्म की अशराफिया है। लेकिन 2023 में मेरे नजदीक 2-3 इवेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कोर्स ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री डिफाइन कर दिया, शेप कर दिया, और जो अगले 3-4 साल आ रहे हैं ना उसमें इनका इम्पैक्ट नजर आएगा। एक तो 9 मई का सानहा, इससे गुलू खलासी होती भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कम से कम अगले 2 साल तक, 2024-2025 तक मुझे नजर नहीं आती। अच्छा, फिर इमरान खान की गिरफ्तारी, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ भुगतती रहेगी। नवाज शरीफ का रिटर्न, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पैक्टफुल है, दोनों तरफ हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो हवा है कि जी अगले वजीर आजम नवाज शरीफ ही बनेंगे, किसको अवाम बनाते हैं किसको नहीं बनाते वो बात की बात है, पर इस वक्त हवा तो उन्हीं की है। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, या वो भी जब हुकूमत में अगर आ जाते हैं तो वही एक्सक्यूजेस देंगे जो 16 महीने पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमें नजर आई। और मैं कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि एक और बहुत अहम इम्पैक्ट SIFC का कयाम, आर्मी चीफ का जो विजन था, और जो ईयर एंडर आज देखें, आज आपने कहा कि आपके प्रोग्राम का आखिरी, इस साल का आपका आखिरी प्रोग्राम है, अल्लाह आपको अगले कई सालों तक इस तरह प्रोग्राम करने की जो है वो जुर्रत और तौफीक देता है मंसूर खान साहब। लेकिन साल के एंड पे जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इलेक्शंस के हवाले से जो इबहाम, जो तहफ्फुजात क्रिएट किए जा रहे थे जी, तो वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने आज बिल्कुल वाइप आउट कर दिए कि जी फौज की भी जहां पे जरूरत होगी इलेक्शन कमीशन को हम मौजूद होंगे, तमाम तर ताउन करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से हो सकती है ना, अब पॉलिटिकल पार्टीज से हमें ये सवाल करना होगा कि अगर फौज डिप्लॉय हो जाती है पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग के दिन, तो क्या आपको तहफ्फुजात, एतराजात तो नहीं होंगे? और अगर फौज तैनात हो जाती है, ECP अगर कहती है, तो क्या 2018 की तरह हम खुदा ना खास्ता फौज पे धांधली का इल्जाम तो नहीं देखेंगे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से? जैसे 2018 में कुछ पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने कहा जी सारा दिन वहां पे रेंजर्स थे, हमें जाने नहीं दिया गया, रोका गया, वगैरह वगैरह जो भी होते हैं इल्जाम। तो दिस इज अ टू एज स्वॉर्ड।
दिस इज अ स्वॉर्ड व्हिच हैज टू कटिंग साइड्स। सो ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये ईयर एंडर जो आज हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पैक्ट आगे ये नजर आपने आएगा। आपने गरीदा साहबा आपने फरमाया कि नून लीग की हवा चल रही है, ये कौन सी वाली हवा है? जो एक आबो हवा होती है या पंखे और एयर कंडीशन की मसनूई हवा है? ये बादे सरसर भी हो सकती है, बादे समूम भी हो सकती है। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि या तो इसमें से अच्छी हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी अवाम के लिए, या फिर इसमें से गर्म हवाएं आएंगी। लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी आप देखें जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, उसने कहा जी पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकाम हो गया है। जी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट आई उसने कहा जी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी, खासतौर पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी की सिचुएशन है बहुत कमजोर है। ठीक। तो इसमें से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाए तो यकायक कोई जादू की छड़ी उनके हाथ में आ जाएगी और वो ऐसे घुमाएंगे और बस पाकिस्तान का हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। जो बिजली गैस की कीमतें हैं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, जो बिजली गैस के बिल आते हैं हमारे लिए भरना नामुमकिन हो गया है, ग्रॉसरी करना नामुमकिन हो गया है। भाई आपके लिए अपने महीने का गरीदा फारूकी साहब, आपके लिए भी मुश्किल हो गया है? मतलब ये खबर है हमारे लिए, आपके लिए भी मुश्किल है? आपके लिए मुश्किल नहीं है क्या? नहीं, मैं तो करता ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं है। बेगम साहिबा करती है, मुझे तो आइडिया नहीं है। लेकिन आप मेरे ख्याल में खुद जाके सौदा लेते हैं। साहिबा कितने पैसे मांगती हैं आपसे महीने के? वो तो बहुत पैसे मांगती हैं, बहुत पैसे, मेरी सारी तनख्वाह चली जाती है वहाँ पे। अच्छा, मर्दों को तो वैसे ही अपनी बीवियों के जो है ना वो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं कि जो लगा दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू द रियलिटी, तो ये रियलिटी। अच्छा, एक और चीज जो अगले साल जो आपने भी मेरा ख्याल है कि अपने इंट्रो में फरमाया मंसूर अली खान साहब के दो चीफ साहिबान के हवाले से, अगला साल आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो ये बहुत क्रिटिकल होगा और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो इसके गिर्द घूमेगी। जो नई हुकूमत आएगी उसको ये सबसे बड़ा चैलेंज, खास तौर पे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये मेक और ब्रेक सिचुएशन भी हो सकती है जो भी नई हुकूमत आएगी। ये अब जरा थोड़ा सा लेट्स मूव फॉरवर्ड 2024, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है, पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अहम साल है। भट्टी साहब, ये जो हवा चलने की बात हुई है सर, एक 2024 किस तरह देख रहे हैं? अभी तक की जो सूरत हाल हमने इलेक्शंस की देखी है, नॉमिनेशन पेपर्स बड़ी मुश्किल से लोगों के जमा हुए, लेकिन हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अभी तक क्या देख रहे हैं? कौन सी पार्टी इक़्तिदार की तरफ जाती हुई आपको नजर आती है 2024 में? देखिए, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। पहले तो ये है कि जिसके पास मकबूलियत है उसके पास कबूलियत नहीं, जिसके पास कबूलियत है उसके पास मकबूलियत नहीं। दूसरी बात है, जिसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके पास जीतने वाली टीम नहीं, जिसके पास जीतने वाली टीम है उसके पास प्लेइंग फील्ड नहीं। ठीक। और जिसके पास उम्मीदवार वो लाइन लगी हुई है उसके पास उतनी वोटरों की लाइन नहीं, जिसके पास वोटर ही वोटर हैं उसकी स्क्रूटनी और उसके अगले मरहले इतने मुश्किल हैं कि पता नहीं कितने उम्मीदवार बचेंगे। और इलेक्शन मौजूद है मगर इलेक्शन का जो माहौल है वो गैर मौजूद है। 2024 के इलेक्शन बहुत क्रिटिकल होंगे हर हवाले से। अब ये इलेक्शन कैसे होते हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला मिल जाता है। बाकी ये तो पता है कि इमरान खान जेल में हैं, वो शायद इलेक्शन ना लड़ सके, नाअहली ना ख़त्म हो सके उस वक्त तक। अगर कोई मुआवजा हो जाए तो अलहदा बात है। तो लेकिन इसके अलावा अब उसको इमरान खान को बाहर लाने या उनके इलेक्शन लड़ने से अब कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। अब ये एक सिंबॉलिक चीज़ें रह गई हैं और वोटर डिसाइड तहिया कर चुका है कि उसने किसको देना है, वोट क्या करना है। अच्छा, तो अब बल्ला, हाँ यस, बल्ला बड़ा मैटर करेगा और 8 फरवरी को वोटर निकलता है कि नहीं, ये बड़ा मैटर करेगा। सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प है कि हर इंटरव्यू हो चुका है इमरान खान के हवाले से, हर इंटरव्यू हो चुका है, हत्ता के मानिका के नौकर तक का। हर केस बन चुका है, हत्ता के इमरान और उनकी अहलिया के नाजायज़ तल्लुकात का, और उसके भी केस के मुद्दई हैं एक्स जो खामद हैं। अच्छा, 200 के करीब सिर्फ केस है इमरान खान पर। पार्टी 3 धड़ों में बट गई है या टूट गई है। इमरान खान नाअहली है और बल्ले की जंग चल रही है, यानी पार्टी की सर्वाइवल का इतना मसला है। जलसा जुलूस रैली छोड़ें, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है। पर्चे, मुकदमे, छापे, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन इतना कि तजवीज़ कुनिंदे और तायद कुनिंदे तक गिरफ्तार हो रहे हैं। और इमरान खान पर ये सारी सियासी जमातों के बड़े कहते हैं भाईजान उनके तक क्रास लग गया है।
अब अब इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, ये हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है इस वक्त सारों से, तरीके इंसाफ मकबूल तरीन जमात है, वोटर घटा नहीं बढ़ रहा है और वोटर कहीं जा नहीं रहा। दूसरी तरफ जो जरदारी साहब तो चलो सिंध तक हैं, जो इमरान खान के मुकाबले में जिनको लाया गया, एक मुकम्मल मीडिया मुहिम चलाकर अरबों रुपए लगाकर रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसी दिलाकर अनोखे रिलीफों और प्लेइंग फील्ड में अकेले उन्हें लाकर 75 साल तारीख की VVIP और खालस शाही अंदाज और शाही कालीनों वाली रेड कारपेट वाली वापसी के बावजूद नवाज शरीफ साहब ठुस हो चुके हैं, ठुस हो चुके। इमरान खान के मुकाबले में उनकी लॉन्चिंग बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हो सकता है कि साड़ी गल हो गई है कि छतरी तले वो इलेक्शन जीत जाएं, कोई सादा अक्सरियत भी ले जाएं, लेकिन अब उनके बस की बात नहीं रही। नवाज शरीफ साहब को मीनार पाकिस्तान से आज तक देखें, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, उनके रिफ्लेक्सेस का क्या हाल है, उनकी बॉडी लैंग्वेज का क्या हाल है, उनकी सेहत का क्या हाल है, या उनके पास क्या विजन है, क्या पॉलिसी है, क्या रोड मैप है, क्या खुशहाली है, कुछ भी नहीं। और मुस्लिम लीग के अपने लोग कह रहे हैं कि मायूस फिर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, बाहर कोई अवामी ताईद या अवामी जम्मे गफीर नहीं इकट्ठा कर पा रहे, एक जलसा चंद छोटी जलसियां और बस। और ना इन हालात में वो मुस्तहकम हुकूमत बना पाएंगे, ना चला पाएंगे, और मसाइल हल करना इनके बस की बात नहीं। तो मतलब ये है कि सब वसाइल मियाँ साहब की जेब में है, लाडले का स्टेटस भी है, वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी है, अपनी हुकूमत भी है, लेकिन इसके बावजूद नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे जो आखिरी बात है कि मुल्क की हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मईशत, आबादी, कर्जे, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, जवाल की दलदल में धंसे सरकारी इदारे, चारों तरफ खसारे, निज़ाम तालीम, सेहत, रेत की दीवार बना ये बदबूदार निज़ाम, दाखिला मसाइल, खारजी तन्हाई और ये दहशतगर्दी की नई लहर और बॉर्डर, किसी एक जमात के बस की बात नहीं लग रही। तो 2024 बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर लिहाज से। गरीदा फारूकी साहबा, आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, सबसे ज्यादा मकबूल? नहीं मानेंगे आप? माजरत, मैंने आपका जवाब कट इन कर दिया। जी प्लीज गो अहेड, एलैबोरेट। मैंने आपका सवाल इंटरजेक्ट कर दिया, आप सवाल कर लें प्लीज। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक जगह पे मुझे टोका है, आप एलैबोरेट कीजिए इस बात को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पॉपुलर लीडर हैं वो, यकीनन हैं। ये व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पर भी मेरा ख्याल है सबसे मकबूल है, ऑनलाइन जलसे करने में सबसे मकबूल है। लेकिन मसला ये है कि वोटिंग होनी है पाकिस्तान में, ठीक है, वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी है, वोटिंग होनी है जमीन पे, हकीकी वोटिंग होनी है। और आप भी यकीनन जाते होंगे, मेरे साथ जो बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं मोहतरम, वो भी लोगों से मिलते होंगे, हम भी लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। कुछ जगहों पे पंजाब की अगर बात कर लें, क्योंकि पंजाब के वोटों ने बनाना है ना वज़ीर आज़म, दुरुस्त है, गलत है, अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, जो भी है, वो एक डिबेट भाड़ में जाए, वो अलग डिबेट है, ठीक है। बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया मुझे सेंचुरी करवा कर दें, वो सेंचुरी कहाँ से होनी है, वज़ीर आज़म बननी है, वो कहाँ से, पंजाब से आनी है ना सीटें ज्यादा आपकी, ठीक है। लेकिन बाहर खैर 140, 45, 50 के करीब सीटें पंजाब से आएंगी। एनीवे, सो वोटिंग होनी है जमीन पे, हकीकी वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी, वोटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं होनी, ट्विटर पे नहीं होनी, फेसबुक पे नहीं होनी, ऑनलाइन जलसों में नहीं होनी। ओवरसीज ने वोटिंग करनी थी, लेकिन वो जो मामला था वो फिलहाल जरा उसका भट्टा बैठ गया, जो कि होनी चाहिए, उनको वोटिंग का हक मिलना चाहिए। एनीवे, सो उसमें फिर जो पोलिंग डे की साइकी होती है, जो पोलिंग डे की ग्राउंड रियलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बन गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, ANP, JUI, फे, बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं, सारी कौम परस्त जमातें हैं, ये चले बेचने तो नहीं बैठी हुई ना, इनके वोटर हैं मौजूद। सो इनके वोटर आपको सोशल मीडिया पर नजर नहीं आते, निकम्मे हैं ये लोग डिजिटल मीडिया में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बेहतरीन है, सोशल मीडिया पे इतना नैरेटिव बना देती है वो कि आपको लगता है कि यही जमीनी हकीकत है। मिसाल के तौर पे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से क्या क्या किस्म की बयानियां नहीं बनाया गया कि जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, हमारे नॉमिनेशन पेपर फाड़े जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी के नॉमिनेशन पेपर गए हैं माशाअल्लाह? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
नहीं तो गरीदा कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया, नॉमिनेशन पेपर किसी ने नहीं रोके। नहीं गरीदा कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया कि नॉमिनेशन पेपर छीने गए हों, तजवीज़ करिंदा तायद करिंदा इन लोगों को गिरफ्तार ना किया गया। नहीं मैं ये नहीं कह रही। ठीक है, वाकयात हुए हैं, जरूर हुए हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी हुए हैं कि बतौर सहाफी आप सवाल भी उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मुनिस इलाही साहिब की जो वालिदा मोहतरमा साहिबा हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर छीनने का जो मामला है वो सिर्फ चंद सेकंड का है, 5-10 सेकंड का है। इतनी जल्दी किसी ने फोन खोल भी लिया, वीडियो बना भी ली वगैरह वगैरह। तो ये आप सोचते भी है ना, देखते भी हैं कि भाई ये नॉमिनेशन पेपर जो छीनने का वाकया है, ये इतनी जल्दी वीडियो बन भी गई, कैसे बन गई? 5-10 सेकंड का वो वाकया है, इतनी जल्दी तो कोई छीने। आपका मतलब वो मेडअप था? ठीक है, तो कहां से कैसे? जी मैंने कहा आपके नजर में वो मेडअप था सारा, वो ड्रामा था सारा? नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ ना कि वो 5-10 सेकंड की वीडियो, लेकिन इसके बावजूद हुए हैं नॉमिनेशन पेपर छीनने के वाकयात जो कि नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो बयानिया था वो ये था कि जी हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। रोका तो किसी ने भी नहीं ना। सो मच सो के इमरान खान साहिब के अपने भी नॉमिनेशन पेपर चले गए, रोके किसी ने नहीं। कोई रोक सकता था ना, कहीं ना कहीं रोक सको तो रोक लो वाली बात। अब उनके नॉमिनेशन पेपर मुझे इजाजत दीजिएगा गरीदा साहबा, आपने जो अपने जवाब के स्टार्ट में फरमाया कि आप नहीं समझती कि इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा हैं, ये आपकी राय है, तो फिर आपकी राय में पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कौन है? इस वक्त कोई भी नहीं है। अगर आप एक तो मैंने चूंकि कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करवाने वाली एंटिटी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में इस वक्त तमाम के पलड़े बराबर हो सकते हैं और ये डिपेंड करेगा वोट की हद तक कि वोट किसको ज्यादा पड़ते हैं। अगर वोट मिल गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 8 फरवरी को जेन्युइन वोट, तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूंगी, मैं मान लूंगी कि हाँ भाई इमरान खान साहब मुल्क के वोट के हवाले से सबसे पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी को चुन लिया या नून लीग को चुन लिया या सबको कम से कम इक्विवेलेंट वोट्स की तादाद, जो कि मुमकिन नहीं होता, किसी न किसी के वोट तो ज्यादा होंगे ही, तो फिर क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले भी एडमिट करेंगे कि नहीं हम गलत थे, या वो धांधली का बयानिया अडॉप्ट करेंगे माइंडेड? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बयानिया बना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले, अगर इनको इलेक्शन के बाद मतलूबा नताइज ना मिले तो आपके पास एक पका पकाया बयानिया मौजूद है ना कि देखें जी हम तो पहले ही कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये फलाना है, ढिमकाना है, धांधली ज़दा है, हम तो इस पे एतबार ही नहीं करते वगैरह वगैरह। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे कहा कि अगर ईसीपी ने फौज को तलब कर लिया, फौज मौजूद हुई, तो फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास एक और बयानिया आ जाएगा अगर, एंड दैट्स एन इफ, उनके पास इलेक्शन के मतलूबा नताइज नहीं आते। So that's a two-edged sword. That's a sword that has two cutting edges. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल मेरे नजदीक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको यस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे नजर आती है, लेकिन क्या वोटर उनका निकलेगा? क्या कैंडिडेट्स उनके इतने तगड़े हैं? लाहौर में हमें चंद अच्छे कैंडिडेट्स नजर आए हैं, नवाज शरीफ बामुकाबला यास्मीन राशिद, लेकिन यास्मीन राशिद अगर मैदान में मौजूद नहीं है, कैंपेन नहीं कर रही हैं, तो क्या उनका वोटर इंटैक्ट रहेगा? फिर वोटिंग के दिन आपका बरादरी सिस्टम बहुत मैटर करता है, ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है आपका बरादरी सिस्टम। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं वोटर को निकालने के बाद, देखना पड़ेगा। इरशाद भट्टी साहब, ये आप इस राय के ऊपर क्या कमेंट करेंगे सर कि ये ज्यादा पॉपुलैरिटी या ज्यादा हलचल जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा है, ऑन ग्राउंड होगा लेकिन वो सिचुएशन नहीं है जिस तरह एक मंजर पेश किया जा रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास लास्ट टेस्ट क्या है इमरान खान की और तरीके इंसाफ की मकबूलियत का या गैर मकबूलियत का? ज़िमनी इंतखाबात, वो हैं पंजाब असम्बली के इलेक्शन। जी 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 बिल्कुल। उसमें उन नून लीग को उनके गढ़ और घर में हराया पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ठीक है। और उस वक्त की पाकिस्तान की तरीके इंसाफ से आज पाकिस्तान की तरीके इंसाफ ज़्यादा मकबूल है। आज उनके पास ज़्यादा है बात करने को और आज उनके पास ज़्यादा है बताने को, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद एक और क्या टेस्ट है? एक और टेस्ट था मोहसिन लगारी का, एक इलेक्शन था, वो था डीजी खान और इस तरफ सारों के वोट अगर मिला लिए जाएं तरीके इंसाफ के वोट ज़्यादा थे। नंबर 3, भाईजान बात यह है कि सोशल मीडिया या जो ओवरसीज़ वाला तो मक्कू ठप दिया ना, ओवरसीज़ के तो इनको डॉलर अच्छे लगते हैं, उनके वोट अच्छे नहीं लगते, वो तो छोड़ दें। सोशल मीडिया इनकी हमेशा से छेड़ है,
पे ये शुरू से ही कहते थे कि ये तो सोशल मीडिया की जमात एक फ़ैन क्लब है, और आज वो फ़ैन क्लब मौजूद है 1.5-2 सालों में। फिर अगला क्या आया, इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, इनके पास उम्मीदवार कोई नहीं होंगे। अब ये आ रहा है, देखा सबसे ज़्यादा तो इनके हैं, तो ये देख लें फिर कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। अब अगला आ जाएगा इस पे, जितने इमरान खान या तहरीक इंसाफ मकबूल हैं वो एक अलहदा बात है, जितने ये दूसरा पार्टी दूसरा धड़ा गैर मकबूल है ना, जमीन में धंसा हुआ, उसकी आप अंदाजा नहीं कर सकते। बयानिया लेस, मकबूलियत लेस, परफॉर्मेंस लेस। और मौलाना साहब को आज कहना पड़ रहा है कि ये जो कुछ भी पीटीआई के खिलाफ हो रहा है ये उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखें कि मेरा तो दिल चाह रहा था मौलाना पे 9 मई डालें, उनकी जमात के 3 हिस्से करें, उन पे 200 मुकदमे बनाएं, उनको जेल हवालातों में डालें, उनके साथ ये सारा कुछ करें ताकि उनको भी प्रोजेक्शन मिले। यानी आप फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का मौलाना का हाल देख लें कि वो कह रहे हैं कि ये पीटीआई को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब वो इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं। जो विक्टिम है 9 मई की, जिस पर हमला हुआ है, वो पीटीआई को प्रोजेक्ट कर रही है। ये फ्रस्ट्रेशन लेवल देख लें। बिलावल का देख लें कि वो छोड़ें, वो सिलेक्शन हो चुकी, अब तो कोई रह ही कुछ नहीं गया, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, और किसी को दूसरी मरतबा, मेरे पे नजर रखें, साढ़े वाल तक सजना। उनका जो हाल है वो आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब का देख लें, जो उनका क्या हाल है। उनका हाल ये है कि एक जलसा, पूरी मुस्लिम लीग झोंक कर एक जलसा, और पूरे वसाइल लगाकर एक जलसा, और इतनी मुहिम मीडिया चलाकर एक जलसा, और उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद है हाल ये है, MQM ले ली, उसके बाद भागम भाग पहुंचे क्वेटा, बाप ले ली, जिस पर सनाउल्ला जहरी और कादर बलोच ने कहा ये तो थूक कर चाटने वाली बात है। फिर उसके बाद भागम भाग कल शबाशी पहुंचे हैं फैसल साले याद पर। फ्रस्ट्रेशन लेवल देखें, डिप्रेशन देखें, और फिर इनके कोई 18-19 सर्वेज और तहकीकाती रिपोर्टें देखें, ये लाहौर से सीटें हार रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आगे जाए, देखें एक अगर 50% भी इलेक्शन, या जैसे पिछले इलेक्शन होते आए हैं ऐसे इलेक्शन भी हो गए तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। बाकी यस, इसमें कोई शक नहीं, 8 फरवरी का अपना एक दिन होता है, उसकी अपनी एक साइंस होती है, उसके अपने एक निकालना, ले जाना, आना जाना। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग बताते हैं हमें कि हम कई मरतबा कोई 9-10 लोगों से पूछा कि आपको खौफ क्या है, कहते हैं अगर पीटीआई की खवातीन निकल आई, यूथ निकल आया, जो 2-2.5 करोड़ वोटर नया बनाए, उनमें से अक्सरियत पीटीआई की वो निकल आई, और तो फिर बल्ला चल गया। तो फिर और फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल देखें, बल्ला जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया नून के लिए और सारों के लिए, उसके पीछे पड़े हुए काश ये ना मिले। तो ये आप सामने रख लें, महल्ले में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, किसी चौक पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं और जाके पूछ लें कि क्या हाल है। ये जाने जोगे नहीं है हलकों में, अपने हलकों में जाने जोगे नहीं है, वहां करने जोगे भी नहीं। और बाकी जो है सोशल मीडिया पे आप जलसे, जुलूस, रैलियां, ये आप कम देखेंगे, सारा सोशल मीडिया पे चलेगा। अच्छा। और आखिरी बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरे महबूब कायद, इस वक्त जिस हाल में है और जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो जो कुछ डिमांड्स कर रहे हैं, कभी 2/3, कभी सादा अक्सरियत, कभी मैं साथ मिलकर नहीं बनाऊंगा, कभी कुछ और कभी कुछ, उसके पीछे आप देखें कि क्या लंबी स्टोरी है कि आप क्या वापसी हुई और क्या कुछ हो गया। तो आज इनका प्रॉब्लम यह है कि इन सारों से यकीन करें, सारों का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा हो, पीटीआई का उम्मीदवार जीत जाए। अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इरशाद भट्टी और गरीदा फारूकी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। 2023 खत्म हो चुका है और 2024 कैसा होगा, इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गरीदा फारूकी साहब, आपने जो सबसे पहला सवाल मैंने आपसे किया था, उसमें आपने एक जुमला कहा था जो अभी मेरे जहन में दोबारा गूंज रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन के बाद भी गिरफ्तार रहेंगे और 2 साल अभी अंदर ही रहेंगे। ये आपकी खबर है, तज्जिया है, जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा।
ये तजिया है मंसूर अली खान साहब, ये मेरी रीडिंग है हालात के हवाले से। अच्छा। क्योंकि जो 9 मई का मामला है और साइफर का जो मामला है, ये इतनी जल्दी से गर्दन का फंदा छूटेगा नहीं इमरान खान साहब का। और जो मैंने आपसे गुजारिश की कि अगले साल 2 अहम पोस्टिंग्स का जो मामला है वो बड़ा अहम होगा और वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को डोमिनेट करेगा। पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल चॉइसेस होंगी, जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स का टर्न आउट हो रहा होगा, वो कौन सी इन्हीं पोस्टिंग्स? दो, ये मैं गुजारिश आपसे पहले कर चुकी हूँ ना कि 2 चीफ साहिबान की, एक पिंडी में एक इस्लामाबाद में। सो इनके हवाले से, इन 2 सीट्स के हवाले से जो सारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। लेकिन जो मुझे एक गुजारिश करने दीजिएगा कि जो अभी बाय इलेक्शंस का एक बयानिया दिया गया दुरुस्त है, लेकिन मसला यह है कि बाय इलेक्शंस की भी अपनी एक अलग डायनामिक्स होती है, उसकी एक अलग साइकी होती है। और मोस्टली जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए बाय इलेक्शन जीतना दाएं हाथ का खेल इसलिए होता है कि अगर उसने मैनूवर कर लिया सिस्टम, क्योंकि वो गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, सब मैनूवर कर सकते हैं, सिस्टम को अपने लिए निकाल सकते हैं, बंदे एडमिनिस्ट्रेशन को इधर उधर कर सकते हैं। फिर पीटीआई 17 ज़िमनी इंतखाबात क्यों हारी? उसके बावजूद 2018 में भट्टी साहब, मैं गुजारिश कर रही हूँ, आपके इसी सवाल का जवाब दे रही हूँ। 2018 में जब बाई इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब वजीर आजम होते हुए, हुकूमत में होते हुए अपनी दोनों कौमी असेंबली की सीटें हार गए। लाहौर की हार गए, शाहिद खान अब्बासी ने जीती जो उन्होंने वेकेट की, क्योंकि 5 या 6 की सीटों से लड़े थे इमरान खान साहब। लाहौर की वेकेट की, शाहिद खान अब्बासी जीत गए वहां से। वो साद रफीक जीते थे। नहीं, शाहिद खान अब्बासी लाहौर की सीट पे जीते थे जो नवाज शरीफ ने वेकेट की थी, जो इमरान खान ने वेकेट की थी। इमरान खान साहब ने जो विकेट की थी वो ख्वाजा साद रफीक जीते थे। हुमायूं अख्तर खान को हराया था उन्होंने। नहीं, शाहिद खान मेरा एरिया है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने हमजा शहबाज की सीट को जाके दोबारा जीता था। और जो बन्नू वाली सीट है वो जाहिद अकरम दुरानी साहब जो है वो वहां से जीत गए। सो इमरान खान अपनी दोनों सीटें लूज कर गए। सो बाय इलेक्शंस जो होती हैं वो हुकूमत जो इन सिटिंग होती है उसके खिलाफ एक चार्जशीट भी होता है। सो अगर पीटीएम मुस्लिम लीग नून अभी हारी है बाय इलेक्शंस के हवाले से, तो इसमें कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं होना चाहिए। 2022 में जो बाय इलेक्शंस हुए थे वो मुस्लिम लीग नून जीती थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, परफॉर्मेंस बुरी हो रही थी, पीएमएलएन की गुड्डी चढ़ी हुई थी, बड़ी ऑपोजिशन हो रही थी, सो लोग उसकी तरफ जा रहे थे। इसी तरह से पीडीएम की हुकूमत का जो पिछले 16 महीनों में जो किरदार रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है, इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस रही है। तो उसमें लामहला उनके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको, सो बाय इलेक्शंस की अपनी साइकी होती है, आम इंतखाबात की अपनी साइकी होती है। सो इन दोनों डोमेन्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इनको आप पॉपुलैरिटी के हवाले से डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि अगर अवाम ने वोट दे दिया, जैसे नून लीग वाले अभी भट्टी साहब ने बताया कि बड़े खौफजदा हैं कि जी अगर बल्ला चल गया तो भाई चलने दें, जमहूरियत है ना, अवाम अगर मुंतखब कर रहे हैं बल्ले को तो करने दें। इसमें लेकिन एक गरीदा एक सवाल ये आता है, और लेट्स एक रियलिटी चेक, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह बड़े सोर्सेज हैं आपके, आप इस्लामाबाद के नब्ज के ऊपर आपका हाथ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतती है तो फिर ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त जो फ्रिक्शन है उसका क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, ये मुझसे है या भट्टी साहब से? आपसे गरीदा, आपसे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और मेरा ख्याल है कि अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां इसी किस्म का सवाल शायद पुट अप किया गया था, मुझे याद नहीं है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहां कहा गया था कि अगर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं तो फिर फौज के साथ कैसी इक्वेशन होगी। सो वहां जवाब दिया गया था कि ठीक है जी, पाकिस्तान के अवाम जिसको मुंतखब करे, हम तो सब वज़ीर आज़म के साथ चलने को तैयार हैं। सो अगर अवाम मुंतखब करती है, पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे देती है तो फिर देखना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म, तो फिर उसको एक तो वेलकम करना चाहिए अवाम के फैसले को जो भी बने, और बाकी पार्टीज को भी पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी कौन कितने पानी में है। लेकिन फिर इमरान खान का स्टेटस देखना पड़ेगा कि उनके जो मुकदमात हैं बड़े संजीदा मुकदमात हैं। तो क्या एक शख्स जो कि सजा याफ्ता है, ना अहल है, अभी जैसे नॉमिनेशन पेपर्स भी हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 8 फरवरी को एक साइजेबल मेजॉरिटी हासिल करने में वोटों की बुनियाद पे कामयाब हो जाती है, हकीकी वोटों की बुनियाद पे, तो क्या इमरान खान ही वजीर आजम बनेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना भी नंबर उनका कौमी असेंबली में आता है उसमें से कोई और फिगर उभर सकती है, सामने आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात, उसके साथ मेरे ख्याल के एस्टैब्लिशमेंट को कोई वर्किंग रिलेशनशिप रखने में प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
इरशाद भट्टी साहब, लेकिन इरशाद भट्टी साहब इस सारी चीज के अंदर ऑब्वियसली 9 मई एक स्टिकिंग पॉइंट है, और मेरे ख्याल में आप दोनों कम से कम इस एक बात के ऊपर तो एग्री करते हैं कि 9 मई को इतने आराम से इदारा नहीं भुलाएगा। तो जब ये याददाश्त के अंदर ये 9 मई रहेगा तो उसके बाद क्या ये इक्वल टू फ्रिक्शन नहीं है दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। मुझे इमरान खान साहब जेल में ही नज़र आते हैं अगले साल 2 साल 3 साल। अच्छा, इसमें साल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। दूसरी बात है, अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, यानी कोई बल्ला बहुत ना चल जाए, जिस तरह भुट्टो साहब का कोई इलेक्शन चला था, अगर इस तरह ना चल जाए, और तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इतनी मेजॉरिटी के साथ आएगी कि वो हुकूमत बना पाएगी। अच्छा, यही बहुत है कि केपी में अगर उनकी हुकूमत हो और कौमी असम्बली में एक अच्छे साइज़ में नंबर 2 पे या नंबर इस ऐसे नंबरों पहले 3 में से आए, इस तरह की पोजीशन हो सकती है। लेकिन अगर कोई हो जाए, बल्ला चल जाए, वोटर निकल आए, और ये भी हो सकता है वोटर ना निकले, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तीसरी बात आपने की कि 9 मई और तल्लुकात, मैं हमेशा मैं तो इस हक में हूँ, पहले दिन से इस हक में हूँ कि 9 मई के किसी जो मुलव्वस है उस किसी आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी आदमी को कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ना चाहिए जो 9 मई में मुलव्वस है, उसे सजा ना मिले। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात ने 9 मई नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात इसमें मुलव्वस नहीं थी। वो 2-2.25 करोड़ वोटर हैं उनके, बहुत मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और जो बरी हो जाता है अदालतों से उसे हक है सियासत का। और आखिरी बात सुन लीजिए कि अगर ऐसा वक्त आ जाता है कि तहरीक इंसाफ लीड लेती है और वो इलेक्शन जीत जाती है, और कोई वक्त आ जाता है, तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान 1 मिनट नहीं लगाएंगे दोबारा बैठने के साथ, या किसी किस्म का कोई आगे ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होगा। गरीदा, आप भी ये बात एक्सेप्ट करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर मजमूई एक जमात कम से कम रिस्पॉन्सिबल नहीं है 9 मई के लिए? जो चंद अफराद जिन्हें गिरफ्तार किया गया फौजी अदालतों में, जिनके केसेस चल सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल ज़रूर हैं, प्लानर्स उसके और होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर पूरी जमात को कटहरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। आप एग्री करेंगी? मेरा जरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। पूरी जमात से मुराद अगर हम ये लेते हैं कि बड़े बड़े तमाम मरकजी लीडर्स, तो उसमें तमाम के तमाम विद द एक्सेप्शन ऑफ अ वेरी फ्यू, आपको इसकी पूरी प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, हर तरह के प्रोसेस में आपको मुलव्विस नजर आते हैं। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज पूरी की पूरी जमात हमें 9 मई में मुलव्विस नजर आती है, इंक्लूडिंग वर्कर लेवल तक। क्योंकि जो बयानिया बनाया जा रहा था, और वो जो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एकदम नहीं होता, तो 9 मई एकदम नहीं हुआ था, इसकी परवरिश हो रही थी पिछले साल 1.5 साल से। मीर जाफर का बयानिया, मीर सादिक का बयानिया, ओए तुम गद्दार हो, ओए तुमने बेच दिया ज़मीर अपना, ओए तुम चोरों के साथ मिल गए। तो एक नफरत की लहर जनरेट की जा रही थी रियासती इदारों के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ। तो मैं समझती हूँ कि विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू, जैसे शफकत महमूद साहब थे, बड़ी नफीस शख्सियत थे, अली मोहम्मद खान साहब बड़ी नफीस शख्सियत है, ये वो चंद एक इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने सैनिटी डालने की कोशिश की जहनों में कि नहीं जी आप ये हरकत न करें। लेकिन उसके बावजूद जितने भी सब लोग थे वो एक क्या कहते हैं, अपने तकब्बुर की हवा में कि नहीं जी असी ते बड़े डाडे बदमाश बन गए, असी ते गुज्जर बन गया, वो जो पंजाबी फिल्म है असी मौला जट बन गया, तो वो उस हवा में थे सारे और चढ़ गए। कराची से लेके खैबर तक अगर आप देखें कि तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, किसी जगह पर भी सिविल जगहों पे हमले नहीं किए गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। तो खैर एनीवे, ये सब हकाइक हमें मालूम है कि इसके पीछे क्या एक बड़ी स्कीम थी बगावत की फौज के अंदर। और डेफिनेटली 9 मई और साइफर मेरे नजदीक ये 2 बहुत अहम केसेस हैं, और इनमें गुलू खलासी ना तो होनी चाहिए और ना ही मिलेगी, ना ही होगी। मैं कमिंग टू द एंड, भट्टी साहब, 2 जमातें जिनके बारे में जरा आप क्विक कमेंट लेना चाहूँगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही निकली, एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, परवेज़ खटक साहब, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन, इन लोगों ने अपनी अपनी जमातें बनाई। इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इलेक्शन 2024 में? ये इसी इलेक्शन तक ही रहेंगी, और उस इलेक्शन के बाद अगला जब इलेक्शन आएगा, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है तहलील हो जाएंगी, सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये किसी और रूप में आ जाएंगी, किसी और जमात के साथ आ जाएंगी।
पहली बात। दूसरी बात, अगर 20% भी इंतखाबात शफाफ होते हैं तो जहांगीर तरीन अपनी सीट हार जाते हैं। अगर यानी नून लीग उनको कोई सहारा ना दे तो फिर मुकाबला शायद करें, सहारा दे दें तो। लेकिन जहांगीर तरीन अपनी सीट हार जाएंगे और परवेज़ खटक साहब अपनी शायद जीत जाएं, बाकी सारी हार जाएंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। सीट एडजस्टमेंट कर लें, कुछ धक्का लग जाए, कुछ लेफ्ट राइट से कोई दाव जुगाड़ लग जाए तो अलहदा बात है, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इन्हें क्यों वोट देगा, नून लीग का वोटर इन्हें क्यों वोट देगा, पीपल्स पार्टी का वोटर इन्हें क्यों वोट देगा, आज़ाद क्यों देगा? क्या मंशूर है इनके पास, क्या इन्होंने तीर मारा है जो ये सारे इकट्ठे हो गए और दे दें? तो मेरा नहीं ख्याल इनकी कोई अहमियत है। जुगाड़ ग्रुप है, दाव ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, जुगाड़ लग गया तो वैसे तो वो वजारत आला पंजाब के लिए भी जुगाड़ लगा के बैठे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल रास्ता है इनका। कोई खेल में अगर फेयर खेल हो, थोड़ा सा भी फेयर खेल हो तो कोई हिस्सा नहीं। गरीदा, क्योंकि हम अब जरा छोटी जमातों तो एक वन मैन पार्टी है जो हमेशा 17 दफ़ा वो फरमाते हैं कि मैं जो है वो MNA रह चुका हूँ, पार्लियामेंटेरियन रह चुका हूँ, मुतअद्दिद बार वज़ीर रह चुका हूँ। शेख रशीद अहमद साहब, शेख साहब की सिचुएशन 2023 में बड़ी तब्दील हो गई, चिल्ले के ऊपर भी चले गए, उसके बाद अभी भी वो फरमाते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, लेकिन कुछ यकीनी से नहीं कहा जा सकता कि क्या तहरीक इंसाफ उनके साथ है या नहीं है। क्या फ्यूचर देख रही हैं शेख रशीद साहब का आप आने वाले साल में? शेख रशीद साहब मुझे इस असेंबली में आते हुए नजर नहीं आ रहे, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस असेंबली में उनको मौका मिलेगा। और इसके बाद फिर 5 साल, किसी भी सियासतदान की इलेक्शन एज के लिए 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल होते हैं। इन 5 साल के बाद शेख रशीद साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, लेकिन बड़ा मैटर करता है। इलेक्शन लड़ना आसान नहीं होता, पैसा लगाना पड़ता है, सेहत खपानी पड़ती है। सो वो फिर उसके लिए उनका मोटिवेशन होगी, उसके लिए वो करना चाहेंगे। लेकिन इस असेंबली में कम से कम मुझे शेख रशीद साहब का आना जो है वो मुश्किल लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर शेख रशीद को मेरा ख्याल है कि रिवाइज करनी पड़ेगी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, फिर वो मजबूर हो जाएंगे। अभी तो देखें ना, सबकी जो नजरें हैं वो इलेक्शन पे हैं। जितने लोग आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दम भरते हुए नजर आते हैं, सबकी नजरें हैं इलेक्शन पे, क्योंकि वो बयानिया इतना बना हुआ है कि ये सबसे पॉपुलर जमात है, तो सब रिस्क ले रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं कि या तो ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है। लेकिन अगर इसी जो हवा बनी हुई है, बयानिया बना हुआ है पॉपुलर जमात का, ये अगर कैपिटलाइज ना हो सका, रियलिस्टिक फॉर्च्यून में सामने ना आ सका, तो फिर सब रिवाइज करेंगे, सब आपको पलटा खाते हुए जरूर नजर आएंगे मंसूर खान साहब। अब मैं एक और गरीदा आपसे यहाँ पे सवाल, उसके बाद भट्टी साहब से भी आखिरी कमेंट लूंगा। वो ये है कि CM पंजाब के लिए कौन सा कैंडिडेट नून लीग की तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी चहमगोइयां चल रही हैं कि क्या मरियम नवाज आ रही हैं एज कैंडिडेट या शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस पे मेरा ख्याल है कि जवाब देना उतना ही कंफ्यूजन का शिकार होगा जितनी नून लीग खुद कंफ्यूज्ड है कि पंजाब वो किसके हवाले करेगी। लेकिन यू नेवर नो कि पंजाब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का उम्मीदवार निकल के आ सकता है कि जी हमारे हवाले की जाए CM शिप, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून के लिए मेजॉरिटी हासिल करना इतना आसान होगा या इतना आसान करार दिया जाएगा कि वो सिंगल हैंडेडली अपना CM जो है वहां पे ला सके। लेकिन डेफिनेटली अब देखें, शहबाज साहब ने भी PP से कागजात जमा करवाए हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा ने भी करवाए हुए हैं, और फिर मरियम औरंगजेब को भी पंजाब की मखसूस नशिस्तों पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज साहिबा का पंजाब में भी प्लान है। तो इट्स अ टफ कॉल, इट्स अ टफ चॉइस, और इस पे कोई हतमी बात करना उतना ही मुश्किल है जितना नून लीग के अपने अंदर मुश्किल है बताना कि जी उनका पंजाब का उम्मीदवार कौन होगा। भट्टी साहब, आपकी पसंदीदा सियासतदान मरियम नवाज साहिबा, उस पर जरा आखिरी कमेंट के साथ ही मैं प्रोग्राम यहाँ खत्म करूंगा। पहली दफा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और पहली दफा मोस्ट प्रॉब्ली असेंबली के अंदर, पता नहीं वो तो वोट डलेगा तो पता लगेगा, क्योंकि रिजर्व सीट्स के ऊपर तो उनका नाम नहीं है, तो जीते असेंबली में जाना है तो इलेक्शन जीतना पड़ेगा। अगर वो जीत जाती हैं तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, कितना बड़ा वो चेंज ला सकती हैं पाकिस्तान के लिए अगर मरियम नवाज असेंबली में पहुंच जाती हैं? पहली बात तो ये है कि 7 फरवरी से 9 फरवरी तक देंगे मैंने दी हुई, ऑर्डर की हुई हैं इस बात की, इस खुशी पे कि वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ठीक है, और ये बहुत इस मुल्क और कौम के लिए बड़ा खुशी का मकाम है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान बनने के बाद ये दूसरा मौका होगा जब कौम खुशियाँ मनाएगी कि वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में साबका वली अहद जो मुस्लिम लीग के नून के हैं शहबाज शरीफ और मौजूदा वली अहद मरियम नवाज़ के दरमियान मुकाबला है, इसमें कोई शक नहीं। तीसरी वजह है कि मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो के क्रेडिट पे कोई काम बता दें,
और सिवाय अगर नवाज शरीफ साहब की बेटी ना होती तो क्या उनके पल्ले था, और अगर वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे ना होते तो क्या पल्ले था। ठीक। चौथी वजह यह है कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित होंगी अगर इन्हें बनाया गया वज़ीर आला पंजाब। इससे बड़ा आखिरी कील ठोंकेंगी मुस्लिम लीग नून के उसमें ताबूत में। वजह यह है कि इतना रिवेंजफुल आदमी, इतना गुस्से वाला आदमी और इतना वो इमोशनल आदमी चल ही नहीं सकता, और ना तजर्बाकार भी, और फिर जो साथ टीम है वो खुशामदियों की है, और यानी आप भी जीनियस नहीं, टीम भी जीनियस नहीं। ठीक है। वो एक और था, शहबाज शरीफ साहब नीचे थे, भाग दौड़ कर लेते थे, ऊपर उनके भाई बैठे हुए थे, एक चल रहा था। अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा, तो देख लीजिएगा क्या होता है। लेकिन बहरहाल खुशी की बहुत बड़ी बात है, और इंशाल्लाह चावल मिलकर खाएंगे। इरशाद भट्टी साहब, गरीदा फारूकी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नए साल की मुबारक आपको भी। और नाज़रीन, मेरा तो इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम है, इंशाल्लाह अब अगले साल के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चंद दिनों की तातीलात के लिए मैं जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगले साल जो है वो दोबारा आपसे नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।